तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जामिनेशन का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, इसी का मैं आपको आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसमें आपको विषय कोड लिखा रहेगा, पूर्णांक लिखा रहेगा, सब्जेक्ट कोड लिखा रहेगा, कितना देर का मतलब आपको एग्जाम है, कितना क्वेश्चन रहेगा, ये सब दिया रहेगा। चलिए हम आपको इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बताते हैं जो किसी भी बोर्ड के अगर आप बच्चे हैं तो इसके लिए काम किया है। तो हम देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। अगर संयुक्त संख्या समझ में नहीं आएगा तो आप समझ लीजिएगा कंपोजिट नंबर, यानी आप समझ सकते हैं यौगिक संख्या। ठीक है, संयुक्त संख्या को ही कंपोजिट संख्या बोला जाता है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछेगा, इसका मतलब ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटेगा, तो 1 से कटेगा, और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से तो 1 कटेगा, और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो 1 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, मतलब 1 4 के अलावा क्या है, 2 से भी कट रहा है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पाई क्या है? तो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि ठीक है पाई तो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या है, तो 22/7 अगर आपसे पूछेगा तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिए पाई का ही मान 22/7 होता है। ठीक है, अब चलिए एक और हम आपको देते हैं। पूछेगा कि 0 क्या है, तो 0 कौन सी संख्या है, तो 0 भी जो होता है एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। आप कहिएगा कैसे, तो 7 क्लास अगर आप मैथ बनाए होइएगा तो उसमें दिया हुआ कि 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अकेला एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है पूछ रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अपरिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय तो देखिए 3 का 3 3 का 3 3 चौका 12, 1/4 होगा, इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ये भी परिमेय है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय नहीं पूछ रहा, अपरिमेय। तो देखिए 2 का 2 2 5 10, 1/5 आएगा, इसका रूट करेंगे तो नहीं होगा, मतलब यही जो है हमारा √2/10 यानी √2/10 होगा। यह अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √7/7 ये भी कट जाएगा, 1 बचेगा। √1 का मान कितना होता है, 1 होता है। √2 × 2 कितना हो जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा। तो ये तीनों जो है, ये तीनों, ये 2 को ये तीनों परिमेय है, लेकिन अकेला जो ये अपरिमेय है। ठीक है, अब देख लो, दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा बराबर है तो संख्या क्या होगा, तो दो संख्या उसका लौसा और मौसा बराबर है तो संख्या भी बराबर होगा, तब ना उसका लौसा और मौसा बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब 5वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 0.29 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 9th क्लास में मिलता है। 9th क्लास के अगर भारतीय वन के बुक बनाए होइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन मिलता है। यानी 29 है, इसका मतलब है कि 29 का 29 रहबे करता है। इसमें मतलब 2 अंक के बाद है तो 100 में से 1 घटाते हैं, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99। समझ में आ रहा है? अगर 0.29 की जगह अगर आपको दे देगा 0.28 तो इसका मतलब क्या कीजिएगा, 28 रखबे कीजिएगा, लेकिन आपको क्या करना है 100 में से घटा देना तो 100। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है 29/100। ठीक है, 1 - sin² 60 डिग्री। देखिए sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमको cos² थीटा का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, 1 - cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा कहते हैं ना, 1 - sin² थीटा। तो cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा है, तो 1 तो ठीक है। sin² 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको मालूम होगा, sin 60 डिग्री का मान जो होता है वह जो होता है आपका वो √3/2 होता है। तो √3/2 का अगर हम घटाएंगे 1 में से √3/2 का स्क्वायर करके तो 3/4 होगा, और 4 यहां पर चल जाएगा, 4 का 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1/4 आ रहा है, 1/4 यहां पर है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत का मतलब है कि देखिए 40 है, तो 40 का 20 हो रहा है, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, और q बराबर क्या होना चाहिए, q बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, यानी 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए 40 में 2 और 5 ही आ रहा है, इसका मतलब यही हो गया हमारा। ठीक है, इस समय नहीं है, क्योंकि 21 में 3 आ रहा है तो 3 की जरूरी नहीं है। 196 में भी दूसरा संख्या आएगा 2 5 के अलावा, और 121 में 11 आ रहा है तो होबे नहीं करेगा। वैसी संख्या जिसका नीचा वाला का अगर हम एलसीएम करें ना तो 2 5 आए, 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आए। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत, इसमें पूछ रहा है अशांत कौन है, तो यो शांत है क्योंकि 2 आएगा, ये 15 आएगा, एक तरह से 3 × 5 = 15, तो 3 से 3 ऊपर कट जाएगा ना, क्योंकि 2 × 3
ठीक है। 3 गुने 5 आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे अकेला 5 बचा, तो ये क्या है शांत है, ये भी शांत है। लेकिन 343 क्या होता है, ये 11 ये होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मतलब अशांत है। अब देख लेते हैं 400 के अभाज्य गुणनखंड में 500 का घातांक कितना आता है। देखिए 400 का अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं, 200, 200 का 100, 100 यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन 6 को संख्या में पूछ रहा है कि 5 का घातांक कितना है, 5 क्या है 2 है, इसीलिए 5 का आंसर 2 मतलब ये 2 है। 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसा जो है 130 15 का मौसा जो है XY है, तो XY बराबर क्या होगा। देखिए भारतीय भवन ने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 8 है, क्या मतलब 130 15 है, इसका जो है मौसा जो होगा XY का, तो इसमें का 15 हमारा, इसमें का देख रहे हैं, इसमें का 8 हमारा आ जाता है और इसमें का 15 आ जाता है, इस तरह से टोटल मिलकर कितना आ गया 15 8, ठीक है। चलिए रूट अंडर 125 का परमीकरण गुणांक क्या होगा, तो रूट अंडर 125 का परमीकरण क्या हो जाएगा 50 25 पंचे 125, मतलब ये डी नंबर इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म 100 अभाज्य है, तो 100 अभाज्य ऐसा होना चाहिए कि दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें HCF निकालेंगे तो 1 होना चाहिए, तो 9 और 16 का अगर हम मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर, रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद होगा मतलब जिसका पावर में सीधे x रहेगा, मतलब पावर में 1 रहता है, तो इसका मतलब है कि इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। बहुपद x-1 का शून्यक है, बहुपद x-1 का शून्य क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1, मतलब ये सीधे 1 आ रहा है, तो 1 ये आंसर हो गया। 15, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 -7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो -4 मतलब b बटे a और c बटे a, मतलब ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर, मतलब होता है x स्क्वायर प्लस में मतलब प्लस में कुछ करके होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, प्लस और होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इंटू में होता है x और प्लस में होता है क्या c, मतलब तो इसमें देखिए माइनस है, अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 होता है, ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, और फिर इसमें गुना कर देंगे, इसमें रहेगा c मतलब अचर पद, अब इसमें मान बैठा दो आ जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर रखो चाहे c रखो। चलो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद की शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है क्या होगा, तो देखिए गुणनफल क्रमशः जो है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना हो गया 5, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है x स्क्वायर, तो शुरू में होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, तो माइनस है 5, तो -5x हो जाएगा, प्लस में 6 मतलब यही होगा, ठीक है। यदि बहुपद y स्क्वायर प्लस माइनस 6y प्लस में 8 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का शायद मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटे होता है, c बटे a क्या होता है शून्य का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो देखो c की जगह कितना 8 है, इसकी जगह 1, 8 बटे 1 8 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, f(x) बराबर इतना इतना दिया था f-1, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर -1 रखो, तो -1 रखेंगे तो सीधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 होगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 7, तो 3 + 7 प्लस में 2 कितना हो जा रहा है 7 3 2 7 3 10 2 12 हो रहा है, 12 में टिक कर देंगे। अब देखो बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक, तो देखो x स्क्वायर -3 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, तो रूट का मान प्लस माइनस होता है, यानी प्लस रूट √3 और -√3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x + 2y बराबर 32 का हल है, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है 6x - 2y बराबर 0 और 10x + 2y बराबर 32 का हल है, तो देखो यहाँ पर मान पुट कर देना है कि इसमें से कौन मान पुट करेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। अगर हम x की जगह 6 पुट करें तो 6 1 36 और 6 दूना 12, 6 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ पर पुट करो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 हो रहा है, 12 में से 12 0, तो मान पुट करके देख लेंगे, मान के निकालने की कोई जरूरी नहीं है, समझ में आया, पुट करेंगे बराबर में, अगर इधर का मान बराबर में इधर का मान हो जा रहा है 0 बराबर 0 हो जा रहा है तो ठीक है, दोनों में से कोनो समीकरण में पुट कर लो, इजी तरीका है। यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 4 बटे हम क्या करेंगे 4 बटे 12 बराबर करेंगे p बटे 9,
4 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 और 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा हमारा, कितना बचेगा, सॉरी 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 4 से 4 कट जाएगा, तो P हमारा टोटल निकल कर आएगा एक तरह से। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, P का मान हमारा निकल कर आ गया 1। अब पूछ रहा है तो P का मान इसमें क्या देना है, लेकिन हम इसमें देख लेते एक बार, क्योंकि हो सकता है कटान हमारा गलती हो गया हो। ठीक है, क्योंकि हाँ सॉरी 3 यहाँ पर हमारा बचा रह गया ना, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 और 4 से 4 कट गया, तो 3 हमारा बचा रह गया ना, इसीलिए हमारा आंसर 3 होगा। अब देखो समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + q = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, x/5 बराबर में 2/k, तो 2/k, k को हम x से गुना करेंगे, मतलब x की जगह मान कितना रहता है 1 को x से गुना करेंगे k को, तो k 2 पंचे 10, मतलब k का मान कितना आ गया 10। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पूछ रहा, मतलब उसके पावर में स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए। देखिए इसका अगर हम करेंगे तो x² से x² हो जाएगा, इधर x² कट जाएगा। अब इधर देखिए x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, लेकिन इधर तो 3x रह जाएगा, मतलब ई है। ठीक है, बाकी नहीं है, ई खाली है, बाकी सब तीनों नहीं है। आगे देख लेते हैं 24वें नंबर, द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0, p ≠ 0 के मूल का समान क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि -q + होता है ना, -b + √d होता है ना, √d यानी b² - 4ac/2a, तो इस यहाँ पर दिया px², ठीक है ना, qx + r, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस में b होता है तो b की जगह क्या है, q है, तो q - q +, अब b² - 4ac, तो q² - 4, एक जगह कितना है p, तो p, और r c की जगह r है तो r। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा। द्विघात समीकरण 6² + 6x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति जो होता है हम निकालते हैं, यानी कि उसका मान अगर हम 0 से बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और असमान होता है। तो इसको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या करेंगे, b², तो b² मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 -4 गुने a, तो 4 गुने 4 गुने 6 और गुने c करेंगे तो 4 तक 24, 24 से 24 होगा, 36 से 24 जाएगा तो 12 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, तो इसका फॉर्मूला होता है वास्तविक और असमान। ठीक है, अब देखो समीकरण है इतना का मूलों का योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है, तो -b मतलब -18, एगो पहले से -18 है, तो माइनस एगो माइनस हो जाएगा प्लस, 18/3 काटेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि एगो माइनस तो यहाँ पर है, एगो माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 18 काटेंगे तो 6। देखिए द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 के मूल जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। कब, जब यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि कब होगा, तो तब होगा जब जो है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो देख रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से हमारा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से न ई होगा न ई होगा न ई होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा, उसमें टिक कर देना। ठीक है, अब देखो 28वें नंबर समांतर श्रेणी का 15वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो 15वां पद निकालने के लिए 1 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू d फॉर्मूला बनाएंगे तो a हो गया 1/2 और n हो जाएगा हमारा 1, मतलब 15वां पद, तो 15 में से घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 गुणे d के मान कितना हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1 में से 1/2 घटाइएगा तो 1/2 ये बचता है। ठीक है, 1/2, अब 2 से 14 काटेंगे तो 7, और 7 को क्या करेंगे 1/2 के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1/2 और प्लस में क्या करेंगे 7, 1/2 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, तो 1/2 प्लस में 7, तो 2 से 7 को गुना करेंगे तो 14, एक बचा रहेगा ना तो 15, यानी 15/2, 15/2 बी में है। ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब देख लेते हैं 26वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए समांतर श्रेणी में ई है, ठीक है, ईओ है, पूछ रहा है ई नहीं है, काहे नहीं है, तो देखो ये 5 है, 4 दूना 8, देखो इसमें 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है ना, इसमें भी देखो -5/6 है, -2/3 है, -1 देखो 2 3 और 3 दूना 6, -1 है, तो घटाने रात ये भी हो जाएगा। कह रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, 8 है, 14 है, 14 6 20 और 20 6 26, ठीक है ना, 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, तो पूछ रहा है कि सब समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यो समांतर श्रेणी में, यो समांतर श्रेणी में, यो समांतर श्रेणी में, बाकी ही न है। का है, तो 4 10 6 हुआ अंतर, और 10 5 15 हो गया अंतर, मतलब अंतर समान नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, अंतर इसमें क्या कर रहा है कि समान इसमें नहीं आ रहा है।
देख लो बढ़िया से, देख लेना कि किसका अंतर समान नहीं आ रहा है। एक बार और समझ लो, 4 6 का अंतर हुआ, अब 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 का अंतर। तो यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, बराबर अंतर है नहीं है, तो समांतर में नहीं है। 30, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 तो समांतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल पूछ रहा है कितना होगा। तो प्रथम 12 पदों का योगफल पूछ रहा है तो n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो हम फॉर्मूला पर रखेंगे तो n/2 यानी 12 है तो 12 का हम क्या करेंगे, n निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, n/2 6 हो जाएगा, प्लस में n/2 ओकरा बाद क्या होता है 2a होता है ना, 2a तो 2a + n - 1 × d। तो 2a तो यहाँ पर हम काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या है a कितना है 9 है, पहला पद 9 है तो 2a 9 दूना 18 प्लस में n - 1 तो 11 और d का मान कितना -3 तो -3। इसी को करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 प्लस में 11 33 है, इसको गुना करके करेंगे। फॉर्मूला हमारा यह है SN बराबर n/2 प्लस में n/2 × 2a शायद होता है, 2a प्लस में n - 1 × d होता है। इसी फॉर्मूला पर इसको करेंगे तो हमारा 78 आंसर आएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 170 है, पूछ रहा है इसका कौन सा पद जो 170 है, मतलब tn का मान दिया हुआ है तो 170 में से क्या करेंगे हम a को घटा लेंगे और बटे में 17 फिर कर देंगे और प्लस में 1 तो n का मान निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है, ई फॉर्मूला पर बनाते हैं tn बराबर a + n - 1 × d। अभी tn है तो a का मान कितना है 17, तो इधर घटा देंगे तो 170 में से 17 घट जाएगा। अब कह रहा है कि n - 1 × d, तो इधर घट गया, अभी d का मान कितना है तो 17 ही है, तो फिर 17 ही से भाग करेंगे क्योंकि d गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, बराबर में बचेगा 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस। अब इस तरह से कर देंगे तो n का मान निकल कर आएगा कितना 10वां पद, ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी इतना इतना का 10 में 6 में पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पदों की संख्या यही निकलता है, ठीक है ना। 10 6 में पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है तो पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं निकाल करके हम रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला के अनुसार से यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो इसको भी फॉर्मूला लगाते हैं, tn वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे और tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा पदों की संख्या, मतलब n का मान पूछ रहा है, सेम टू सेम फॉर्मूला वही काम करेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a 51 है, अब यहाँ पर d निकाल लेंगे 48 में से 3 का -3 देख रहे हो, तो इसे किए हुए यानी 6 - 51 प्लस में 1 अब बटे में 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 51 में 6 गया था, 11 में 6 गया था 5, ये हो जाएगा 4 45, ठीक है ना। 11 में 6 गया था 5, ये हो जाएगा 4 45 और -45 में से जाएगा तो 44, इसको काटेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, इसका आंसर टोटल आएगा 18, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो इसको क्या करना है 50 प्लस क्या करता है 50 प्लस में क्या करते हैं हम इसको फॉर्मूला निकालते हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तब 0 और 50 के बीच में कितना हो जाएगा टोटल हमारा 50 होगा, 50 है ना। तो 50 को में से क्या होगा 25 को सम संख्या होगा और 25 को विषम संख्या होगा, ये ना याद रखो पूछेगा ना। तो 50 देखो 0 और 50 को पूछ रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या का मतलब 25 को विषम संख्या 25 को सम संख्या, इस तरह से निकाल देंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 होता है, डायरेक्ट विषम संख्या के लिए क्या होता है n/2, विषम संख्या के लिए n/2, n की जगह 50 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा। अगर सम संख्या पूछता तो सम संख्या तक ज्यादा होता है तो इसके लिए होता है n + 1/2, तो 50 से 51/2 हो जाता, मतलब 26 के आसपास में हो जाता। चलो समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90, AB बराबर √15 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, तो tan A का मान पूछ रहा है। तो देखिए tan A का मान पूछ रहा है, एगो जो है हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज क्या हो गया, एक त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है कि B जो है 90 डिग्री, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, A यहाँ पर है, BC का मान 1 है और AC का मान जो है हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है, और AB का मान जो है √15 दिया हुआ है, ठीक है, सबका मान दिया हुआ है। तो tan A का मान पूछ रहा है, tan A का मान क्या होता है, ये हो जाएगा P, आई हो जाएगा B, हो जाएगा 1/√15 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। 35 नंबर, यदि cosec थीटा बराबर k है तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो cosec थीटा बराबर k है तो हम फॉर्मूला निकालेंगे कि cosec थीटा बराबर क्या होता है, k होता है, तो k क्या हो गया, k/1 है,
के बटा में 1 है। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। इसका मतलब 1 बटे के, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा h। अब h में से p को घटाएंगे तो k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो k स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा b का मान, b का मान हो जाएगा। तो b का मान अब कह रहा है cos थीटा का मान, तो b बटा h होता है। तो k स्क्वायर माइनस 1 देखो तो रूट अंडर में k स्क्वायर माइनस 1 किसमें है, इसमें है, ये हो गया। और कह रहा है कि h, तो h का मान k है तो k रख देंगे, ठीक है। 1 बटे सेक थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर में 1 होता है और cos थीटा बराबर में होता है 1 बटे सेक थीटा होता है। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसी लेवल से फॉर्मूला में रखना है। cot x इंटू टॉन x बराबर क्या होगा, तो जब ये cot थीटा को tan थीटा से गुना करते तो 1 होता है, cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा। इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। यदि cos थीटा बराबर 1 बटे 2 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर 1 बटे 2 मतलब ये b हो गया, ये h हो गया। अब हमको p निकालना है तो क्या करेंगे, h में से 1 को घटाएंगे तो 2 के स्क्वायर में से 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो रूट अंडर 3, मतलब p का मान कितना हो गया, रूट अंडर 3। अब हमको जो cosec थीटा का मान जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब h बटे p, तो h का मान कितना है, h का मान 2 है और p का मान रूट 3 है, तो 2 बटे रूट 3, ठीक है। आगे देखिए 39 नंबर, थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सेक 45 और कोसेक 45 दोनों का मान जो होता है रूट 2 होता है, और रूट 2 को जोड़ेंगे तो एगो रूट 2 है, एगो रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, इसीलिए 2 रूट 2। यदि रूट 3 tan a माइनस 3 बराबर 0 है तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर देखिए रूट 3 a माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 3 को उधर भेज देंगे तो प्लस 3 बटे रूट 3, तो 3 रूट 3 के जगह 3 की जगह रूट 3 गुने रूट 3 करेंगे तो आई 3 से 3 कट जाएगा, ये को बचेगा रूट 3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान हो जाता है, ठीक है। अब चलो यहाँ देखो सेक 35 या 55, 35 55 90 पूरा है और सेक का उल्टा कौशक हो रहा है, इस स्थिति में हमारा आंसर 1 होता है, ठीक है। अगर सेक का उल्टा कौशिक रहेगा, साइन का उल्टा कौश रहेगा, अगर साइन कौश भी रहेगा 35 55 तो भी हमारा आंसर होगा, tan कॉट भी रहेगा तो भी हमारा एक ही आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और sin 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये cot 45 ही है जिसका मान 1 होता है, यानी कि सबसे बड़का मान यही होता है। cot और tan पूछेगा पूरे त्रिकोणमिति में सबसे बड़का मान किसका होता है, तो cot 45 tan 45 cosec 90 sec 1, जिसका मान 1 है और एक जो होता है 2 भी है ना, 2 है तो 2 किसका हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री अगर रहा था तो उसका मान 2 होता है, सबसे ज्यादा बड़का मान यही होता है सेक 60 डिग्री का मान, ठीक है। सेक जो होता है वह 60 डिग्री और कौशिक 30 डिग्री का मान सबसे बड़का होता है, याद रहेगा। चलो 8 गो मतलब साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, तो देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर ये माइनस इधर रहता तो सीधे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रहता तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता, लेकिन उल्टा है तो माइनस कॉमन लेंगे इसलिए माइनस यहाँ पर लग जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस में 1 होगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा गुने में कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसको काटेंगे तो फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा से गुना करते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो होता है माइनस में, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले से है उल्टा दिया है, उल्टा दिया हुआ तो इसका आंसर माइनस में जाएगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया रहता तो इसका आंसर जो होता है प्लस में 1 आता, लेकिन उल्टा है इसीलिए उल्टा आंसर आएगा। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, तो देखिए साइन के तो साइने रखेंगे, कॉट अल्फा के क्या करेंगे कॉस अल्फा बटे में साइन अल्फा होगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस अल्फा बचेगा कॉस अल्फा, ठीक है। 47 नंबर, यदि थीटा बटे 5 बराबर 12 तो 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब 3x cos स्क्वायर 60, तो 3 गुने, ठीक है ना, cos स्क्वायर 60, तो कोसेक का 60 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 2 दूना
2 और रूट 3 के सीधे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 और 4 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर 48वें नंबर क्वेश्चन है कि sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 है तो cos स्क्वायर x प्लस cos 4x बराबर क्या होगा। तो देखिए sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sin x होता है तो sin x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर x। इस तरह से इसका आंसर जो निकल करके आएगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका आंसर निकल कर आएगा इसे तो क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो है यहाँ पर sin स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, तो ये मिस्टेक से एक और क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक होना चाहिए, मिस्टेक था। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको बढ़िया से देख करके आपको बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग में रहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। तो कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 2/√3 और सेक 30 डिग्री का मान जो होता है तो सेक 30 डिग्री है तो यह है, देख रहा है ना। अब देखिए 50वें नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक तरह से मिस्टेक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी हम पेंडिंग में ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वह 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान करेंगे तो 3, 4 और 3 और प्लस में 1, तो 4 में से 3 जाएगा तो एक कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 आंसर हो गया। cot 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, तो cot 90 माइनस ए हो जाएगा tan a, क्योंकि tan और cot बराबर होता है। इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में टोटल 52 ही क्वेश्चन बताऊंगा। अगला एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें 100 तक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है इसका वो सारे के सारे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लिया था, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।